कि रेत की धरती का रहने वाला हूँ मैं, हौसला भी मेरा कुछ रेगिस्तान सा है। राजस्थान पुलिस बनना अब मेरा अरमान नहीं, कुछ जुनून सा है। धूप पसीना झेलकर भी खुद को लोहे सा बनाऊंगा। एक दिन खाकी वर्दी पहनकर अपने माँ बापा का मान जरूर बढ़ाऊंगा, मान जरूर बढ़ाऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ कांता गहलोत। सिलेक्शन हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाला है कि राजस्थान पुलिस के भर्ती के लिए चयन किस प्रकार होता है, आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए और इसके लिए कितने चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके लिए क्या डिप्लोमा के मार्क्स ऐड होते हैं, डिप्लोमा के मार्क्स ऐड होते हैं तो कितने ऐड होते हैं, फिजिकल के लिए क्या करना होता है और एग्जाम पैटर्न इसका क्या रहने वाला है, इन समस्त तमाम बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो थंबनेल में भी आप देख सकते हो कि राजस्थान पुलिस 2026 चयन किस प्रकार होता है, इस पर इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। संपूर्ण सटीक रणनीति के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कि इसके लिए आपको कितने चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आवेदन, अभी आपको पता है कि अपने पुलिस विभाग के द्वारा आवेदन आगे भेज दिया गया है कि लगभग अपने 7,000 प्लस लगभग भर्तियां आने वाली है और इसके लिए आप सबको अभी से तैयार होना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आवेदन और पात्रता की अगर बात करूं तो क्या ये सीईटी के अंतर्गत होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। अभी अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि क्यों ना इसको सीईटी से बाहर कर दिया जाए। हालांकि ट्वीट भी किया गया था, अगर आपके सीईटी के अंतर्गत भी होती है तो लगभग आपके सिलेबस इसके अंतर्गत सेम ही रहने वाला है। पिछली बार ये सीईटी के अंतर्गत थी, लेकिन अब की बार ऐसी संभावना है कि सीईटी से बाहर इसको रखा जा सकता है और लगभग 7,000 प्लस इस पे पद आएंगे। भर्ती 7,000 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। कौन सी भाई? राजस्थान पुलिस की। मैंने किस प्रकार सिलेक्शन लिया है उन सब पर बात करेंगे और अभी बात कर रहे हैं कौन से जिले से आपको फॉर्म भरना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सीईटी और 12th पास, इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास में 12वीं पास हो आप और आपकी एज है जो 18 प्लस हो चुकी है, 18 प्लस हो चुकी है और 12वीं आपने पास कर ली है, तो सीईटी के अंदर की बार अगर सीईटी के अंतर्गत नहीं होती है तो केवल और केवल 12वीं पास आपको क्या चाहिए भाई? पात्रता चाहिए और 18 वर्ष की एज होनी चाहिए। 18 वर्ष की क्या होनी चाहिए? एज होनी चाहिए। ठीक है, आवेदन की तो बात यहाँ पर कंप्लीट होती है। सीईटी के अंतर्गत हालांकि लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अब की बार नहीं रखेंगे, तो केवल और केवल 12वीं पास चाहिए। 12वीं पास जितने भी भाई बहन है मेरे, वो सभी अब की बार फॉर्म जरूर भरना। आपके पास में अच्छा मौका है, आप जरूर वर्दी पाओगे, है ना? बिल्कुल। इधर देखिएगा, अगर परीक्षा पैटर्न की सेकंड चरण की बात करूं तो आपके 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है। लिखित रिटन होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, हाथ में आपको पेपर मिलेगा और 150 प्रश्न होगा, ओएमआर आधारित होगा और 150 ही अंक मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। तीसरा चरण है आपका क्या भाई? अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो, लिखित परीक्षा आपकी पास हो जाती है, तो उसके बाद में आपको फिजिकल की तैयारी, क्या फिजिकल की तैयारी एग्जाम के साथ करनी चाहिए। हालांकि 1-2 महीने का टाइम मिल जाता है आपको, रिजल्ट के बाद भी लगभग 15-20 दिन का तो टाइम मिल ही जाता है। अगर आप रिटर्न के साथ में तैयारी कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। शुरू में आप 1-2 चक्कर लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। इसमें आपके लगभग लंबी दौड़ होती है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर की दौड़ इसके अंतर्गत रखी गई है, जिसके अंतर्गत बॉयज की बात करें तो केवल और केवल 25 मिनट का समय दिया जाता है और गर्ल्स को 35 मिनट का समय दिया जाता है और बॉयज को 25 मिनट का समय दिया जाता है। किसके लिए भाई? ये अपने फिजिकल के लिए। और फिजिकल आपके लगभग एग्जाम के 1 महीने बाद ही करवाया जाता है, तो आप एग्जाम के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर सकते हो। मैंने तो केवल और केवल 7 दिन की तैयारी की थी एग्जाम के बाद में, और 7-8 दिन की तैयारी की थी और केवल 31 मिनट में, 31 मिनट के अंतर्गत मैंने अपनी रनिंग कंप्लीट कर ली थी, 5 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, तो शारीरिक दक्षता के लिए अपन को 5 किलोमीटर की दौड़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके अंतर्गत आपकी अगर हाइट पुरुषों की बात करें तो 168 सेंटीमीटर तक पुरुषों की हाइट चाहिए होती है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की 152 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए होती है। तो अगर आपकी हाइट भी इसके अकॉर्डिंग है तो आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। और दौड़ कितनी होगी? 5 किलोमीटर। बॉयज के लिए भी 5 किलोमीटर होगी और गर्ल्स के लिए भी 5 किलोमीटर होगी, लेकिन टाइम अलग अलग होने वाला है। उस पर भी डिटेल में आगे बात करेंगे। इसके अलावा आपको एनसीसी के अलावा या फिर एनसीसी या फिर आपके पास में कोई डिप्लोमा है तो उसका कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। वैसे अपने जोधपुर के अंतर्गत एक सरदार यूनिवर्सिटी है, सरदार
पटेल यूनिवर्सिटी, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से एक डिप्लोमा मिलता है आपको साइबर अपराध जैसे अपने साइबर कानून से संबंधित विषय पर। और इस पर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको लगभग अधिकतम तो 10 अंक है और न्यूनतम 6 अंकों तक भी मिल सकते हैं फाइनल मेरिट के अंतर्गत, उसका भी फायदा आपको होगा। इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। इसके बाद में सबसे लास्ट चरण जो होता है मेडिकल। मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, इसके अंतर्गत केवल और केवल आपके आंखों की जांच की जाएगी और रतौंधी जैसा अगर आपको नहीं है तो केवल और केवल वो आपको पढ़ाएंगे और आपके जो घुटने हैं घुटने चेक करेंगे और नीज जो चेक किए जाएंगे। बाकी इतना मेडिकल इसका इतना खास होता नहीं है। कान थोड़ा बहुत चेक किया जाता है, कान को कभी कभार पॉइंट आउट किया है बच्चों को काफी को, लेकिन वापस से उनके जब हॉस्पिटल जाकर के वापस से वो वापस उनको ऐड कर लिया है ना, बाहर नहीं निकाला है। मेडिकल के अंतर्गत कम बहुत ही कम बच्चे बाहर निकलते हैं ना, किसी को ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो बाहर निकाला जाता है, लेकिन मेडिकल में इतने बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता। तो चयन प्रक्रिया, सिलेबस और सटीक रणनीति का संपूर्ण मार्गदर्शन पूरा ब्लूप्रिंट अपन तैयार करने वाले हैं। चलो बात करते हैं आगे। अगर पात्रता की बात करें, क्या आप भी तैयार है इसके लिए? आयु सीमा क्या आपकी 18 से 24 वर्ष के बीच में है? अगर है तो जरूर आप राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हो। अभी से स्टार्ट करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो अभी से स्टार्ट कर लेना है जब से आप वीडियो देख रहे हो, है ना। और वीडियो के अंतर्गत जरूर बताना है कमेंट करके कि यस मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अब की बार वर्दी लेकर के दिखाऊंगा, है ना, कि वर्दी अब की बार मेरे लिए होगी और मैं अपने मम्मी पापा का नाम जरूर रोशन करूंगा और मैं अब की बार इस वर्ष तो मेरे को वर्दी लेनी है और पुलिस बनना है ना। चलो 18 से 24 वर्ष की एज होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर महिलाओं की एज की बात करूं तो 18 से 29 वर्ष की आयु, महिलाओं की बात करें तो 18 से लेकर के 29 वर्ष की एज आपकी है तो आप फॉर्म भर सकते हो राजस्थान पुलिस का। और आरक्षित वर्गों के लिए आयु सीमा में वो नियमानुसार छूट भी मिलती है। इसके अलावा बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो न्यूनतम मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? 12th की मार्कशीट होनी चाहिए बस, कुल मिलाकर के, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अगर सीईटी इस बार लागू नहीं की जाती है तो केवल और केवल 12वीं पास आपको चाहिए होगी। और इसके अलावा आप ड्राइवर का फॉर्म भर रहे हो कांस्टेबल के अंतर्गत तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। विज्ञप्ति से 1 साल पूर्व का, विज्ञप्ति से 1 साल पहले का क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा सीईटी की अनिवार्यता पिछली बार तो थी लेकिन अब की बार अभी फिक्स नहीं है, केवल सीईटी से बाहर भी रखी जा सकती है इसको, क्योंकि पुलिस विभाग ने बोला है कि आप सीईटी टाइम पे करवाते नहीं हो और हमसे इतनी देर है जो इंतजार होगा नहीं, इसीलिए सीईटी से बाहर ही रखें। क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है तो बच्चों को काफी सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। इसके लिए हम मैं जो सीईटी से बाहर किसको रखना चाहते हैं, किसको? राजस्थान पुलिस को। चलो भाई आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि अपने आवेदन प्रक्रिया और फीस की बात करें तो जिन्होंने अभी अभी 12th पास की है, जो पुराने खिलाड़ी है उन्होंने तो एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन जो विद्यार्थी अभी 12th करके आए हैं उनकी एज भी 18 प्लस है। तो आप भी राजस्थान पुलिस अगर 12th पास करते ही आप एक ही साल के अंतर्गत अगर राजस्थान पुलिस बन जाते हो तो फिर तो देखो प्रमोशन से आप कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हो ना, कम एज में लगे हुए कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हो। तो इधर देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं एसएसओ पोर्टल। एसएसओ पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपका नॉन क्रिमिनल हो और ओबीसी, ओएससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हो तो केवल और केवल 400 रुपए, और अगर सामान्य वर्ग के और क्रिमिनल हो तो उसमें आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे और पंजीयन शुल्क है 600 रुपए। और एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी उसके लिए। सबसे पहले एसएसओ आईडी बना करके वहां पर ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और इस पर बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसमें फिर एडिटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है और वापस से इसमें अपडेट करना मुश्किल होता है। तो आप है ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के समय काफ़ी ध्यान से भरना है। आपके सारे डॉक्यूमेंट, सारे नाम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, मम्मी पापा का नाम एकदम सटीक भरना है और फिर अपना पद चुनना है और जानकारी भरनी है और दस्तावेज वहाँ पे अपलोड करने हैं और अपने फीस को जमा करना है। उसके बाद में आपका ओटीआर हो जाएगा और ओटीआर होने के बाद में फिर आपके जो भी एग्जाम होगा आगे तो उस समय आपके जब फॉर्म भरोगे तो सीधी आपकी ये जानकारी यहीं से उठा ली जाएगी और आपको बार बार फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। केवल और एक टाइम फीस लगेगी, कितनी भाई? 600 रुपए तो लगेगी। किसके लिए? क्रीमिलियर और अपने सामान्य वर्ग और जनरल वालों के लिए। बाकी वालों के लिए कितने रुपए हैं? 400 रुपए फीस होने वाली है। चलो आगे बात करते हैं कि इसमें कितने एक्सपेक्टेड अपने पद आने वाले हैं। तो मैं बात करूं पदों की तो पद अपने लगभग आने वाले हैं कितने भाई? 7000 प्लस। कितने आने वाले हैं? 7000 प्लस। कितने आएंगे भाई? बात करें अपन पदों की तो 7000 प्लस पद आने वाले। कितने पद आएंगे भाई? 7000 प्लस।
7,000 प्लस पद आने वाले हैं किसके, राजस्थान पुलिस के। तो तैयार हो कि नहीं हो अभी से बताओ जल्दी से कमेंट करके कि तैयार हैं हम, तो बस आप क्लासें करवाते रहो ये। और इसके लिए आपको पता है आरंभ सीरीज भी अपनी प्रारंभ हो चुकी है, आरंभ है प्रचंड, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है आरंभ सीरीज से राजस्थान पुलिस और सीईटी के लिए। चलो इसके अंतर्गत 7,000 पद आने वाले हैं लगभग, जिसके अंतर्गत अपने कांस्टेबल, टीएसपी और नॉन टीएसपी वाले शामिल है। कांस्टेबल बैंड के पद भी आएंगे, अपने पुलिस दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन वाले भी आएंगे और चालक ड्राइवर के भी आएंगे। तो 7,000 टोटल पद आने वाले हैं, 7,000 से भी अधिक पद आने वाले हैं। ठीक है भाई, चलें आगे। चलो आगे ये हो गई अपने पद की बात। और इसके अलावा महत्वपूर्ण नोट ये है कि कुल रिक्तियों में महिलाओं के लिए 33% तो आरक्षण है और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% आरक्षण भी दिया गया है। इसके अलावा आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है भाई, एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ तो 150 अंक का पेपर होने वाला है और 150 ही क्वेश्चन होंगे आपके। क्वेश्चन कितने होंगे, 150, और अंक कितने, 150, यानी कि प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न है जो 1 नंबर का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का, 1 नंबर का, 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होने वाला है। चलो इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसको भी अपन ने 3 भागों में बांटा है। सिलेबस को 3 भागों में बांटा हुआ है कि भाग अ के अंतर्गत लगभग 60 मार्क्स का सबसे बड़ा भाग अ आपके लिए को, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपके सबसे रीजनिंग हो गई, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग ज़्यादा आती है, मैथ के तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप सब इसको आराम से कर सकते हो। और कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट जो है कंप्यूटर को काफ़ी बच्चे हैं जो पढ़ करके नहीं जाते हैं, और ये मेरिट तय करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, कंप्यूटर की। क्योंकि सब बच्चे कंप्यूटर पढ़ के बिल्कुल नहीं जाते हैं, और आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी भाग पर देना है। ठीक है भाई, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरिट तय करते हैं। ठीक है, चलो इधर देखिएगा, रीजनिंग सब पढ़ करके जाएंगे, बाकी मैथ पढ़ के जाएंगे। कंप्यूटर वाला इसमें आपको ध्यान देना है, अभी से जब शुरुआत करोगे तो शुरू से ही आपको कंप्यूटर अच्छी कर लेनी है। ठीक है, कंप्यूटर अच्छा कर लेना है। 10, क्योंकि 10 से 1 क्वेश्चन तो पूछे जाते ही है लगभग। इसके 60 मार्क्स टोटल है अपने मैथ, रीजनिंग और किसके भाई, कंप्यूटर के। 45 अंक भाग ब की बात करें तो 45 अंक है जो इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, इंडिया का जीके पूछा जाएगा। स्टैटिक जीके इतना भारी होता नहीं है, इजी होता है लगभग, तो आपके स्टैटिक जीके और इसके साथ ही साथ में करंट अफेयर्स के भी काफी क्वेश्चन है। और साथ ही साथ में महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध, अभी आपको पता है 3 नए कानून बने थे, और 3 नए कानूनों के अंतर्गत अपने अध्याय 5 जो दे रखा है, खास करके महिलाओं एवं बालकों से संबंधित अपराध को लेकर के, जिसमें लगभग 66 से लेकर के 96 धाराओं तक आपको पढ़ना है। तो वो एक अलग से चैप्टर दे रखा है, उस अलग से चैप्टर के अंतर्गत कुछ आपको पीडीएफ भी दे देंगे और मैं करवा दूंगी इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शन है जो आपके मैं करवा दूंगी इसको, और ये आपके टोटल 10 एक मार्क्स का आने वाला है। 10 नंबर के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ में आपके जो स्टैटिक जीके है और करंट अफेयर्स है, इसका पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 45 मार्क्स का ये हो गया। और भाग स की बात करूं तो ये भी 45 अंक का रहने वाला है, जिसमें आपके राजस्थान जीके क्या पूछेंगे भाई, राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का भूगोल है, कला संस्कृति है और राजस्थान की इकोनॉमी, ये आपको 45 मार्क्स की रहने वाली है। इसका भी योगदान रहता है। तो ये राजस्थान जीके तो लगभग आपके हालांकि रटा हुआ ही रहता है, फिर भी आपको इसकी अच्छी पकड़ बनानी है राजस्थान जीके में भी। तो इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं करवा दूंगी आपको। करंट अफेयर्स मैं करवा दूंगी, महिला एवं बालकों के संबंधित अपराध है वो भी मैं करवा दूंगी, यानी कि लगभग काफी पोर्शन तो मेरा ये है ना, इसके अंतर्गत करवा दूंगी। नो टेंशन, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको तो बस सिलेक्शन हब से जुड़े रहना है और लगातार कंटिन्यूटी अपनी बनाए रखनी है कि मेरे को तो लगातार क्लासें लेनी है, जितनी भी क्लासें आएगी वो क्लासें लेनी है और डेली प्रैक्टिस करनी है और उसको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और समय आपको 2 घंटे का मिलने वाला है, यानी कि एक प्रश्न के लिए कितना, एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का भी समय मिलने, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, 120 मिनट और 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 1 मिनट भी पूरा नहीं मिलने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेगेटिव मार्किंग हालांकि बाकी वालों में 1 ही होती है, लेकिन इसके अंतर्गत 1/4 है। कितनी है भाई, 25% नेगेटिव मार्किंग है। कभी कभार प्रश्न नहीं आए तो टिपे भी लगा सकते हो, क्योंकि 4 में से 1 तो सही हो ही जाएगा, है ना, इतनी भी किस्मत खराब नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। और अपने OMR ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेपर ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो ये बात हुई अपने एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की बात कंप्लीट हो चुकी है। आगे बात करते हैं भाई कि अपने विषयवार रणनीति कहाँ से सबसे
किस विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो इधर देखिएगा। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज अगर राजस्थान जीके का रहता है, इसके अंतर्गत राजस्थान जीके में भी राजस्थान ज्योग्राफी हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, इसके अलावा कला संस्कृति हो गई, हिस्ट्री हो गई, इसका वेटेज आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको तो प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है, इसको तो घोड़ लेना है पूरा के पूरा कि भाई राजस्थान जीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मेरे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हाई स्कोरिंग की बात करें तो अपने रीजनिंग और मैथ वाला पोर्शन, इसको भी आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं, डेली के क्वेश्चंस करने हैं, तब जाकर के आपके काम बनेगा। निरंतर अभ्यास करोगे तभी ही आपका सिलेक्शन होगा। और कंप्यूटर तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है और ये मेरिट तय करता है। कंप्यूटर सारे बच्चे पढ़ करके नहीं जाना है, लेकिन आपको आज से ही कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा साइंस और करंट अफेयर्स का भी अपना महत्वपूर्ण रोल होता है। साइंस काफ़ी बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं और अपने करंट अफेयर्स तो ये तो सब बच्चे छोड़ के ही जाते हैं ना, लगभग कुछ एक बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं। लेकिन आप मेरे साथ में डेली क्लास होती है अपने 8 बजे से, वो जरूर लेनी है, तब जाकर के आपके करंट अफेयर्स भी एकदम सटीक बैठने वाले हैं, ठीक है भाई। इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके जो महिला एवं बाल अपराध वाला जो पोर्शन है, उसके अंतर्गत एक तो आपका अध्याय 5 BNS का अध्याय 5 जो नए कानून बने हैं, 3 BNS जो कानून बने हैं, BNS का अध्याय 5, ये अध्याय 5 आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अंतर्गत महिला एवं बालकों के अपराध से संबंधित है, जो इसको अलग से कर दिया गया है। अब पोर्शन पहले ये बिखरी हुई थी धाराएं, अब इसको अलग से कर दिया गया है, तो ये पार्ट मैं करवा दूंगी आपको, ये पार्ट मैं करवा दूंगी। केवल और केवल शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं मैंने, वही शॉर्ट नोट्स जो मैंने पढ़े थे वो आपको मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगर बात करें अपन फिजिकल की, तो फिजिकल के अंतर्गत क्या होने वाला है। फिजिकल के अंतर्गत अगर देखें तो सबसे पहले तो शारीरिक मापदंड की बात करें तो इसके अंतर्गत पुरुषों की हाइट कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं की कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। महिलाओं की केवल और केवल कितनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर। और जबकि सीना अपने 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला करके 86 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए पुरुषों के लिए। ये महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है, महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। और वेट है जो पुरुषों के लिए लागू नहीं है, जबकि अपने महिलाओं के लिए वेट लागू है। महिलाओं के लिए 47.5 किलोग्राम होना चाहिए। मेरा वही नहीं था, है ना, फिर मैंने किया था। मेरा जब जिस दिन गई थी ना, उस दिन 47 ही था। 5 कैसे किया वो मैं जानती हूँ, पानी पी पी करके, है ना। बताना मत सबको, ये सीक्रेट है ना। चलो इधर देखिएगा, आगे बात करते हैं। आगे बात करें अपन चरण 2 शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या होने वाला है, इसके अंतर्गत आपके फिजिकल के अंतर्गत 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी। और 5 किलोमीटर के लिए पुरुषों के लिए तो आपको टाइम दिया जाएगा केवल 25 मिनट, महिलाओं के लिए इसके अंतर्गत 35 मिनट का समय दिया जाएगा। तो महिलाओं को कितना मिलेगा भाई, 35 मिनट का समय, जबकि पुरुषों को केवल और केवल 25 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर भूतपूर्व सैनिक है, कोई एक्स सर्विसमैन है, तो उसको 30 मिनट का समय दिया जाता है। उनको कितना भाई, 30 मिनट का समय दिया जाता है। और ये चरण आपके क्वालिफाइंग रहने वाला है। इसके कोई भी मार्क्स जरूरी नहीं ऐड नहीं होंगे। यूं नहीं कि आपने 30 मिनट में की है तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, 35 में करने वाले को कम मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। कि ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इसके लिए कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपके फिजिकल में रनिंग के, ठीक है। यूँ नहीं कि आपने 20 मिनट में कर ली है तो अब मेरे को तो सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। मैंने 31 मिनट में की थी, 35 मिनट में गर्ल्स को करनी होती है, मेरे 31 मिनट में हो चुकी थी, है ना। तो ये केवल और केवल क्या है भाई, क्वालिफाइंग है। चलो विशेष योग्यता अंक और दक्षता परीक्षा की बात करें तो अपने विशेष योग्यता की बात करें तो अगर आपके पास में कोई विशेष योग्यता है, आपके पास में कोई डिप्लोमा है, NCC की है आपने, तो आपके लिए बहुत ही फायदा है। अपने फाइनल मेरिट के अंतर्गत अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स किसको बोलते हैं। अगर आप सीमा पे भी थे, अगर रिटन एग्जाम में आपने सीमा पर भी थे, लेकिन आपने NCC का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो सीधे 10 नंबर, इतनी कट ऑफ नहीं बढ़ती है। तो फिजिकल के बाद में तो 10 नंबर बहुत मायने रखता है, एक नंबर मायने रखता है, तो 10 नंबर तो बहुत बड़ी चीज हो गई है ना। तो अगर आपके पास में NCC का प्रमाण पत्र है, तो अगर C सर्टिफिकेट है तो इसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, B सर्टिफिकेट है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, और आपके पास में NCC का A सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने होमगार्ड के अंतर्गत अपनी सेवा दी है, 3 साल होमगार्ड के अंतर्गत सेवा दी है, तो अधिकतम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 वर्ष सेवा दी है तो अधिकतम 8 अंक दिए जाएंगे, और 1 वर्ष सेवा दी है तो 6 अंक दिए जाएंगे होमगार्ड के अंतर्गत। अगर पुलिस से संबंधित कोई भी डिप्लोमा है, अगर आपके पास कोई साइबर संबंधी
साइबर अपराध से संबंधित कानूनों का कोई आपके पास में डिप्लोमा है, कंप्यूटर से संबंधित जो कि पुलिस के अंतर्गत है वो कोई डिप्लोमा है आपके पास में, तो आपको 6 से लेकर के 10 अंक तक वो डिपेंड करता है वहाँ पर कैसा आपके पास में डिप्लोमा है। तो डिग्री के आधार पर आपको ये अंक भी न्यूनतम तो 6 पक्के दिए जाएंगे। सरदार पटेल का मेरे साथ में एक फ्रेंड थी मेरी, जिसके पास में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा था, उसको 6 मार्क्स दिए गए। कितने दिए गए भाई? 6 मार्क्स दिए गए। 6 मार्क्स भी काफ़ी मायने रखते हैं ना। चलो, इसके अलावा 1 साल का ही डिप्लोमा होता है, आप भी कर सकते हो अगर अभी तक भर्ती आई नहीं है तो। हालांकि 1 साल का होता है तो अब तो आपको मिलेगा नहीं। तो फिर भी जो बच्चे नए हैं जिनकी एज हुई नहीं है, आप अगली जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस आगे आपका सपना है, तो आप भी ये डिप्लोमा कर सकते हो। 6 मार्क्स मिलते हैं, केवल और केवल 1 साल का डिप्लोमा होता है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, चलो इसके अलावा आपके दक्षता परीक्षा की बात करें तो ये अपने चालक ड्राइवर के लिए और बैंड के लिए इसमें 30 मार्क्स मिलते हैं। ड्राइवर के लिए तो यातायात नियमों का ज्ञान है अगर आपके पास, तो 30 मार्क्स होते हैं ये ड्राइविंग टेस्ट के लिए। और बैंड के अंतर्गत अगर आपके पास में कोई वाद्य यंत्र बजाने का टैलेंट है तो आप बैंड के अंतर्गत अपना फॉर्म लगा सकते हो, कांस्टेबल बैंड के अंतर्गत। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करते हैं भाई कि मेडिकल के अंतर्गत क्या होगा। ये अंतिम चरण है, हालांकि पहले आप एग्जाम दो, अच्छे से तैयारी करो, फिर फिजिकल दो। फिजिकल के बाद में आपके फिजिकल के बाद में सबसे पहले वापस से एक मेरिट आएगी, उसके बाद में आपको मेडिकल के लिए चयन के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल के लिए बुला लिया इसका मतलब फाइनल है ना, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी कुछ 6 को बाहर निकाला जाता है, बाकी नहीं निकाला जाता है। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है मेडिकल, केवल और केवल यहाँ पर फिटनेस की आपकी जांच की जाती है, जिसके अंतर्गत आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, और आपके नोक नी और फ्लेट फुट, इसके अलावा फ्लेट फुट और अपने रतौंदी नहीं होनी चाहिए। उसके अंतर्गत आपको चेक करवाएंगे कि आपने जो लिख रखा है डॉट डॉट करके, ऐसा कुछ लिखे हुए होते हैं, उसमें आपको संख्या बताएंगे कि ये कितना लिखा हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो उसको। और शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, ये आपके मेडिकल फिटनेस है। और आवश्यक दस्तावेज की बात करें अगर डीवी की, तो सबसे अंतिम प्रोसेस यही होता है डीवी का। डीवी के अंतर्गत आपको 10th और 12th की मार्कशीट देनी पड़ेगी, उसके प्रमाण पत्र, और सीईटी का स्कोर कार्ड अगर सीईटी में है तो आपको स्कोर कार्ड भी देना पड़ेगा, और आपके ओबीसी मूल निवास पत्र जो भी है, आपके कैटेगरी जो है, जाति का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइवर के लिए जो कर रहे हैं अप्लाई, उसको ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है 1 साल पहले का। ठीक है, फॉर्म लागू होने से पहले का। और अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता है, जैसे कि एनसीसी है, या फिर साइबर अपराध से कानून से संबंधित कोई डिप्लोमा है, या सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कोई डिप्लोमा है, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, या फिर इसके अलावा जितने भी डिप्लोमा है उन सब का अगर आपके पास में कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। ये तो बाद की बात हुई। इसके अलावा जो भी उनके द्वारा कुछ बॉन्ड पत्र भी बनाए जाते हैं, शपथ पत्र भी बनवाए जाते हैं, शपथ पत्र भी बनवाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत संविधान की शपथ का होता है। एक तो एक नशा नहीं करने का होता है, एक आप 1 से अधिक शादी नहीं करोगे, इसके अलावा 2 से अधिक बच्चे नहीं करोगे, ये सब शपथ पत्र बनवा करके लिए जाते हैं। किसके द्वारा भाई? पुलिस विभाग के द्वारा, डीवी के टाइम। ठीक है, चलो इसके अलावा बात करते हैं अपन भाई कि आपको अपने वेतन कितना वाला मिलने वाला है। L5 वेतन मिलने वाला, लेवल 5 का वेतन मिलने वाला है। शुरू में 2 साल तक तो प्रोबेशन पीरियड चलेगा। प्रोबेशन पीरियड जब तक चलेगा तब तक तो केवल और केवल आपको 14,600 रुपये दिए जाएंगे, 14,600 दिए जाएंगे। लेकिन बाद में जब 2 साल के बाद में आपको अच्छा खासा वेतन मिलेगा, लेवल 5 का वेतन मिलने वाला है ना, L5 का। ठीक है, परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड तक तो फिक्स्ड वेतन मिलेगा 14,600, और फिर उसके बाद में बेसिक पे भी मिलेगा, भत्ते भी मिलेंगे आपको, DA HRA जो भी भत्ते हैं, और आपको सैलरी लगभग ये 30,000 प्रति माह तक हो जाएगी। उसके बाद आगे से आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप पदोन्नति के अवसर भी आपके पास में है, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। कांस्टेबल के बाद में आप हेड कांस्टेबल बन सकते हो, हेड कांस्टेबल के बाद में आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ASI जिसको बोलते हैं, ASI के बाद में आप SI तक भी जा सकते हो। तो ये आपके पास में काफ़ी अच्छा मौका है इस वर्ष। चलो आगे बात करते हैं कि आप क्या रणनीति अपनाओ कि 6 महीने के अंतर्गत मेरी तैयारी हो जाए, क्या आपका मास्टर प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के अंतर्गत, जो प्रथम 2 महीने हैं, जिसके अंतर्गत फाउंडेशन का आपको कोर्स करना है, जिसमें आपको अपने सिलेबस को समझना है। सबसे पहले तो यूं नहीं कि सिलेबस को निकाल दिया और रख दिया, नहीं, आपको हाथ से एक एक पॉइंट लिखना है कि मेरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स को हाथ से लिखो और अपनी दीवार पर चिपकाओ। और रोजाना सुबह उठते ही सबसे पहले देखो दीवार पर कि आज मैंने क्या पढ़ा है और मेरे सिलेबस में क्या क्या
टॉपिक दे रखे हैं, कौन सा मेरा बाकी है और मैंने कौन सा कवर कर लिया। ज्यों ज्यों कवर होते जाए उसको हाईलाइट करते जाओ कि हाँ ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया, ये बाकी है ना। तो सबसे पहले सिलेबस को आपको समझना है। सिलेबस समझने के बाद में आपको रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा रोल रहता है और बेसिक इजी भी होता है और सब सारे क्वेश्चन सही होते हैं रीजनिंग के तो लगभग। और राजस्थान जीके, भूगोल, इतिहास इसको पढ़ना शुरू करना है क्योंकि इसको आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। राजस्थान जीके का वेटेज ज़्यादा रहता है। इसके अलावा फेज 2 के अंतर्गत आपको क्या करना है, फेज 2 के अंतर्गत प्रैक्टिस, मेन परफेक्ट प्रैक्टिस है जो एमसीक्यू लगाने हैं, सबके टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं कि ये टॉपिक मैंने पढ़ा था, इस टॉपिक के मैं एमसीक्यू करूं। और जो एमसीक्यू करो तब चारों ऑप्शन को खदेड़ना है, चारों ऑप्शन, यूं नहीं कि एक लगा करके सीधे आगे बढ़ गए, नहीं, इससे नया प्रश्न क्या बन सकता है और मैंने कहाँ गलती की है, जहां पर गलती हुई है एमसीक्यू के अंतर्गत उसको वापस से अपने नोटबुक के अंतर्गत नोट करो कि ये मेरे नोट्स में था, नहीं था तो उसको ऐड करो, था तो मेरा रॉन्ग क्यों हुआ, यानी कि मेरे रिवीजन की कमी है और आप रिवीजन करोगे फिर बार बार। चलो, इसके अलावा विषयवार आपको क्विज लगानी है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आप रोजाना 8 बजे क्लास होती है, उसके आप नोट्स बनाते रहो। इसके अलावा पीडीएफ भी मिलती है तो पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा पुराने पेपर देखो, पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन देखो कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या मेरे नोट्स में से मिल रहे हैं, जो मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूँ क्या वो टीचर पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ये चीजें आपको कब ध्यान लगेगी, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ जो ये मेरे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तब हमारे ऊपर आपको भरोसा होगा कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हो, ये जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं आपके नोट्स में से ही आए हैं, तब आपको भरोसा होगा। तो बिल्कुल अगर हमारा भी एग्जाम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। बिल्कुल फेज 3 के अंतर्गत क्या होगा, मॉक टेस्ट देने हैं आपको, जितने दे सकते हो उतने टेस्ट देना है और आपके टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। और बार बार क्या करना है भाई, रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। 5वें और 6ठे महीने में और सप्ताह में 3-4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देना है और टाइमर के साथ में देना है, स्टॉप वॉच के साथ में कि 120 मिनट में मेरे 150 प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं हो रहे तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ और अपने कंसिस्टेंसी के साथ में बिल्कुल स्पीड को बढ़ाना है टाइमर के साथ में। और गलतियों का विश्लेषण करें, जो भी गलती है आपकी उसको नोट करो, अगले टेस्ट में ये गलती मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलो, इसके अलावा आप अगर आप रनिंग के लिए अगर कोई उनको थोड़ा मुश्किल लगता है कि हाँ मैं पेपर तो पास कर लूँगा, मेरी अच्छी तैयारी है, लेकिन मेरी फिजिकल नहीं होगा, तो आप शुरू से ही एग्ज़ाम के साथ साथ ही पढ़ने के साथ साथ आप क्या करो, डेली थोड़ा बहुत आप वर्कआउट करो, बाहर जा करके थोड़ा 3-4 चक्कर लगा के आ जाओ। ज़्यादा चक्कर नहीं लगाओ तो शुरू में 3-4 चक्कर से शुरू कर सकते हो, फिर 5 लगाओ, फिर 6 लगाओ, फिर महीने भर बाद में 7-8 चक्कर, 9 चक्कर, 10 चक्कर, ऐसे करके आपके फिजिकल की तैयारी भी साथ में कर सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं अपन कि भाई इसके लिए टॉपर्स के लिए आपने मूल मंत्र क्या है, सफलता का ऐसा क्या रहस्य है, आप ऐसा एक मूल मंत्र फेंक के जाओ कि हम सेलेक्ट हो सके। बिल्कुल आपको ये मूल मंत्र दिया जा रहा है, सफलता का ये मूल मंत्र। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो राजस्थान जीके पर अपनी कमान बढ़ानी पड़ेगी। राजस्थान जीके को रट लो पूरा कि मेरे को तो राजस्थान जीके का प्रश्न है जो गलत नहीं होना चाहिए। और ये परीक्षा का सबसे बड़ा हिस्सा है, 25 से 30% भाग है जो इसी पर निर्भर है, राजस्थान जीके पर ही। तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। और दौड़ और पढ़ाई साथ में करो। अगर जिसको लगता है कि मेरा एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन मेरी फिजिकल नहीं होगा, तो उसके लिए आप अभी से शुरू हो जाना, दौड़ करना, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल की तैयारी के लिए रिजल्ट का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना है, डे 1 से ही ग्राउंड पे चले जाना है। मॉक टेस्ट और विश्लेषण, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है और खुद का अपने को टेस्ट लेना है, खुद का ही टेस्ट करना है कि मैंने मॉक टेस्ट जो दिया है उसके अंतर्गत मैंने क्या गलतियाँ की है। हमेशा खुश यूँ नहीं होना है कि मेरा प्रश्न ये राइट हो गया, वो ठीक हुआ, हो गया राइट, जो गलत हुआ है ना उसको देखो कि अगली बार ये प्रश्न अगर आ गया तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, मैंने ये गलत क्यों किया और इसमें क्या वजह थी कि मेरा ये प्रश्न गलत हुआ, क्या मेरे नोट्स में नहीं था, नोट्स में अगर था तो फिर क्यों गलत हुआ, उसका भी कारण जान करके फिर आपको अपने पेज के अंतर्गत नोट करना है अलग से कि ये मेरा प्रश्न वापस आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो परीक्षा से पहले 30 से 40 से 50 लगभग अपने मॉक टेस्ट लगाना है, टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। और इसके अलावा आपको निरंतरता बनाए रखनी होगी, भली डेली आप 3 से 4 घंटे पढ़ो। मैं नहीं कहती कि आप 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, केवल और केवल 3-4 घंटे पढ़ो, लेकिन निरंतरता बनाए रखो। सप्ताह में 6 दिन तो इतना निरंतर पढ़ना है आपको, एक दिन आप आराम कर सकते हो, यूँ नहीं कि आप एकदम यूँ लाइब्रेरी में ही घुसे रहो या एग्जाम के अंतर्गत अपने कोने के अंतर्गत बंद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप घूमने भी जाया करो कभी कभार, सप्ताह में 1 दिन तो जाना ही चाहिए। मेरे तो
मेरे को तो सबसे अच्छा ये लगता है कि 6 दिन पढ़ाई कर ली, 7वें दिन भी आप सुबह सुबह थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकते हो। अपना टारगेट फिक्स कर लो कि 7वें दिन मेरे को थोड़ा सा ये रिवाइज करना है और फिर उसके बाद में घूमने जाना है। तो फ्री माइंड रहो, एकदम बिना टेंशन लिए हुए 6 दिन अच्छे से पढ़ाई की, 1 दिन घूम के आ गए। महीने में 1-2 बार घूम के आ गए तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एकदम इतना भी नहीं है कि टॉपर्स जो पढ़ते हैं वो 24 घंटे पढ़ते हैं, 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो 24 घंटे। आप उदाहरण देख सकते हो, सोशल मीडिया में काफ़ी सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जो हंसी मजाक करवाते हुए और सोशल मीडिया पर अपना टाइम देते हुए भी सिलेक्ट हो रहे हैं बच्चे। तो आपको इतना नहीं है कि 24 घंटे पढ़ने वाले ही सिलेक्ट होते हैं, तो आपको नींद भी पूरी लेनी है। 8 घंटे तो नींद होनी चाहिए कम से कम, है ना। उसके अलावा निरंतरता आपको रखनी है। रोजाना 4 से 5 घंटे फोकस्ड पढ़ाई करनी है। 4 से 5 घंटे नहीं तो 3 से 4 घंटे तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है ना। 3 से 4 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है ताकि अंतिम समय में आपको ज़्यादा तनाव नहीं रहे। चलो, इसके अलावा अपनी आरंभ सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। आपको पता है कांस्टेबल और सीईटी के लिए यूट्यूब पर फ्री चल रही है, और तो आप सबको इसके अंतर्गत ज्वाइन होना है। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी में ही पढ़ा रही हूँ आपको, और आपके साइंस पढ़ा रहे हैं कौन, रामनाथ सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, आपने देखा होगा। आप एक बार क्लास लेकर के देखिएगा इनकी। आपके साइंस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है भाई। और ज्योग्राफी की तो मैं गारंटी ले ही दी हूँ। बाकी आपके इतिहास है जो रवि सर पढ़ा रहे हैं, और रवि सर को तो आप जानते ही होंगे, सब क्लासें लेते हैं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो रवि सर की क्लासें नहीं लेता है। बिल्कुल, आरंभ सीरीज प्रारंभ हो चुकी है। राजस्थान इतिहास आपके रवि सर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा रही हूँ, रामनाथ सर पढ़ा रहे हैं आपके साइंस, और केपी सर पढ़ा रहे हैं आपके कल्चर। तो केपी सर की कल्चर की क्लासें भी, इनका कंटेंट भी आपने सबने देखा है, आप सब क्लासें लेते हो इनके, तो है सब जानते हो, मेरे अलावा सबको जानते हो आप, है ना। चलो, तो ये आपकी आरंभ सीरीज अपने प्रारंभ हो चुकी है। और अंतिम में बस इतना ही कहूँगी कि कुछ भी करो, बस पढ़ाई करनी है और लगातार पढ़ाई करनी है। जिससे मन कर रहा है आपको उनसे पढ़िए, मैं नहीं कहती कि यहीं से पढ़िए, और आपका जहाँ से मन करे वहाँ जहाँ मन करे उनसे पढ़िए, बस लगातार पढ़िए। और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं आपको बस एक लाइन सुनाना चाहूँगी कि राह में मुश्किल होगी हजार, अंत में बस एक लाइन सुनिएगा कि राह में होगी मुश्किल हजार, तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।